नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ सरवाइव मूवी की थ्रिलर कहानी। यह कहानी एक परिवार की है जो अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है, लेकिन अचानक धरती के चुंबकीय ध्रुव बदल जाते हैं और समंदर का पानी गायब हो जाता है। परिवार अब सुनसान रेगिस्तान में फंस जाता है और यहीं से शुरू होता है उनका जीवित रहने का डरावना संघर्ष। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि समुद्र में एक फैमिली अपनी यॉट पर मौज मस्ती कर रही है। पति पत्नी टॉम और जूलिया, उनकी बेटी कैसिडी और छोटा बेटा बेन। पिता बेटे को मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। बेटी कानों में हेडफोन लगाकर सेब खा रही है। तभी जूलिया नहाने के लिए पानी में कूद पड़ती है। शुरुआत में सब ठीक होता है, लेकिन अचानक समुद्र के नीचे हलचल और झटके आने लगते हैं जो आने वाली तबाही का संकेत होते हैं। चुंबकीय तूफान की वजह से यॉट का कंपास गड़बड़ाने लगता है और जूलिया का ध्यान भटक जाता है। वह पानी में डूबने लगती है। सौभाग्य से टॉम समय पर देख लेता है। वह फिशिंग लाइन काटकर बेटी को डेक से हटने को कहता है और यॉट को तुरंत अपनी पत्नी की ओर मोड़ देता है। टॉम पानी में कूदकर जूलिया को पकड़ता है और सुरक्षित यॉट पर वापस ले आता है। जूलिया घबराती नहीं और टॉम की मदद से यॉट पर आती है। यॉट पर लौटकर टॉम बच्चों से कहता है कि तैरने से पहले हमेशा बताना चाहिए और बहुत दूर नहीं जाना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर मदद मिल सके। शाम को परिवार बेन का 13वां जन्मदिन मनाता है। केक पर मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और उसे कई तोहफे मिलते हैं, एक लैपटॉप, डरावना मास्क और एक ब्रेसलेट। इसके बाद वे फैमिली की फ़ोटो खींचते हैं और फिर सब अपने अपने काम में लग जाता है। कैसी वीडियो कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड एडम से बात करती है। वह डेक पर चली जाती है ताकि बिना किसी की रुकावट से बातें कर सके। बातचीत के दौरान वह देखती है कि शहर में भयंकर तूफान आया हुआ है। बिजली बहुत ही जोर से चमक रही होती है। अचानक कॉल कट जाती है। कैसी माता पिता से शिकायत करती है कि नेटवर्क चला गया, लेकिन तभी बाहर से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। बेन ऊपर चढ़कर बड़ा लाइट ऑन करता है। तभी वे देखते हैं कि व्हेल मछलियों का झुंड वहां से होकर गुजर रहा है। पापा समझाते हैं कि वे चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से रास्ता तय करते हैं, लेकिन कभी कभी तूफान की वजह से रास्ता भटक जाते हैं। एक बड़ा व्हेल नाव के नीचे से गुजरते हुए उसकी निचले हिस्से को टकराता है। टॉम टॉर्च लेकर पानी में छलांग लगाता है ताकि यॉट का नुकसान क्या हुआ देख सके। इसी दौरान उसके कंधे पर चोट लग जाती है। वापस आने पर उसकी पत्नी, जो पेशे से डॉक्टर है, उसका जख्म सिलती है। टॉम बताता है कि हालत बहुत खराब है। व्हेल ने नाव का नीचे वाला हिस्सा और इंजन दोनों खराब कर दिए हैं। जब पति पत्नी इंजन चालू करने और इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब कैसी मोबाइल लेकर डेक पर जाती है ताकि नेटवर्क मिल सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद परिवार देखता है कि आसमान से एक शूटिंग स्टार टूटते हुए समुंदर में गिर रहा होता है। वह सब छत पर चढ़कर देखने लगते हैं। तभी एक और उल्का और भी पास आकर गिरता है। घबराए हुए टॉम किसी तरह इंजन स्टार्ट कर देता है और नाव चल पड़ती है। इंजन वैसे भी खराब था, इसलिए बहुत मुश्किल से काम कर रहा होता है। तभी बेन देखता है कि तीसरा उल्का सीधा उनकी ओर आ रहा है, लेकिन जब वह पानी में गिरता है तो सबको एहसास होता है कि यह उल्का नहीं बल्कि गिरा हुआ सैटेलाइट है जिसके टुकड़े लहरों पर तैर रहे हैं। इसी बीच नाव का इंजन भी ज़्यादा दम नहीं ले पाता और धुआं छोड़ते हुए बंद हो जाता है। जैसे ही कंपास तेजी से घूमने लगता है, टॉम सबको नीचे केबिन में जाने और खिड़कियां बंद करने को कहता है। तूफान यॉट को जोर जोर से हिलाता है। इससे कैसी को समुद्री बीमारी हो जाती है और वह उल्टी करने लगती है। दबाव में अचानक बदलाव से जूलिया की नाक से खून निकलने लगता है और टॉम के कान बंद हो जाते हैं। उसी बीच लंगर झूलकर खिड़की तोड़ देता है। सुबह जब परिवार थकी हारी हालत में ऊपर आता है तो उनकी आंखें डर और हैरानी से खुली की खुली रह जाती है। जहां कल तक अनंत समुद्र लहरों के साथ फैलता था, वहां अब सिर्फ बंजर रेगिस्तान जैसी सूखी जमीन और चट्टानें फैली हुई हैं। पानी का नामो निशान तक नहीं था। टॉम अंदाज़ा लगाता है कि यह सब पृथ्वी के ध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र बदलने की वजह से हुआ है। ऐसा लगभग 7 लाख साल पहले भी हुआ था। इस वजह से महासागर ने अपनी जगह बदल ली और पानी वहां चला गया जहां पहले ज़मीन थी। कैसी यह सोचकर दुखी हो जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड एडम शायद अब जिंदा नहीं और मछलियों का खाना बन चुका होगा। बेन गुब्बारों को रस्सी से बांधकर एक संकेत चिन्ह बनाता है ताकि अगर आसपास कोई और बचा हो तो उन्हें ढूंढ सके।
इसी बीच पति पत्नी रेडियो सेट करने में लग जाते हैं और उनका संपर्क होता है नाव नाम के वैज्ञानिक से, जो घटना के समय एक सबमरीन में नीचे उतरा हुआ था। नाव बताता है कि उसका साथी मर गया, लेकिन उसने गणना की है कि समुद्र का पानी कुछ दिनों में वापस लौट आएगा। बचने के लिए इंसानों को जितना हो सके उतना ऊंचाई पर पहुंचना होगा। टॉम और जूलिया नाव से कहते हैं कि उसकी सबमरीन बच्चों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर ले। नाव तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन अंत में अपने लोकेशन के ऑर्डिनेट्स बता देता है। टॉम अंदाज़ा लगाता है कि वहां तक पैदल पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। परिवार एक रात नाव पर गुजारता है और सुबह निकलने की तैयारी करता है। वे खाने पीने का सामान बैग में भरते हैं। इसके बाद टॉम देखता है कि एक लंगड़ाता आदमी अपने साथ कुत्ते और लकड़ी चाकू से बना भाला लिए उनकी तरफ आ रहा है। टॉम दोस्ती जताने के लिए उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वह आदमी बेहद बदतमीज और खतरनाक निकलता है। पानी पीने के बाद वह टॉम के चेहरे पर मुक्का मारता है और गिरते ही उसे लातों से पीटता है। फिर भाले को उठाकर चाकू से टॉम के पेट में घोंप देता है और उसके गले पर भी वार कर देता है। यह सब जूलिया के सामने होता है। घबराई हुई जूलिया दौड़कर नाव की तरफ भागती है। आदमी उसका पीछा करता है और भाला फेंकता है, जिससे उसे हल्की सी चोट लग जाती है। नाव पर पहुंचकर जूलिया अपनी बेटी कैसी को सिग्नल पिस्टल देती है और दोनों बच्चों को सीट के नीचे वाले खांचे में छिपा देती है। वह कहती है, अगर वह आदमी तुम्हें ढूंढ ले तो गोली चला देना। खुद वह चाकू लेकर निचले हिस्से में छिप जाती है। वो आदमी दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आता है। वह डिब्बा बंद खाना खाने लगता है और नाव पर उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन जूलिया पहले ही नाव के नीचे बने छेद से बाहर निकलकर नीचे छुप गई होती है। लेकिन उसका वफादार कुत्ता उस पर झपटता है, लेकिन जूलिया उसे चाकू मारकर मार देती है। जब आदमी डेक पर आता है और अपने मरे हुए कुत्ते को देखता है, तब तक जूलिया नाव के अगले हिस्से से चढ़कर फिर अंदर जाती है ताकि बच्चों को निकाल सके। मगर जैसे ही वह केबिन में पहुंचती है, हत्यारा उस पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीट देता है, यहाँ तक कि उसका चाकू भी गिर जाता है। वह जूलिया को मारने ही वाला होता है कि तभी कैसी छिपने की जगह से बाहर निकलकर सिग्नल पिस्टल तान देती है और गोली चला देती है। गोलियों से आदमी गिर तो जाता है, लेकिन उसी से आग लग जाती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे तुरंत भाग जाएं, जबकि वह खुद आग में वापस जाती है नक्शा और सामान लेने। जाते जाते वह उस हत्यारे के मुंह पर जोर से लात मारती है। बाहर बच्चे अपने मरे हुए पिता को देखकर रो रहे होते हैं। तभी जूलिया भी उनके पास पहुंच जाती है, लेकिन आग से झुलसा और लंगड़ाता हुआ हत्यारा फिर बाहर आ जाता है। यह देखकर जूलिया बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। पीछे उनकी यॉट जोरदार धमाके के साथ फट जाती है, क्योंकि आग ईंधन टैंक तक पहुंच चुकी होती है। वे तीनों एक चट्टानी दरार में रुकते हैं। बेन खुद को दोष देता है कि उसके पापा की मौत उसकी वजह से हुई, क्योंकि उसी ने गुब्बारे छोड़े थे जिनसे हत्यारे ने उन्हें ढूंढ लिया। जूलिया उसे दिलासा देती है, लेकिन साथ ही कहती है कि अब उन्हें और आगे बढ़ना होगा। पीछा करने वाला आदमी धीरे धीरे उनके करीब आता रहता है। परिवार रेगिस्तान में आगे बढ़ता है। रास्ते में बेन एक शार्क मछली को देखकर रुक जाता है, जो तबाही के बाद अपनी जगह से बहकर यहाँ आ गई होती है, लेकिन माँ उसे जल्दी चलने को कहती है। वह हत्यारा लगातार उनके पीछे पीछे चलता रहता है। आगे जाकर वे एक जगह पहुँचते हैं जहाँ ढेर सारी परमाणु कचरे की बोरियां पड़ी होती हैं, लेकिन वहाँ से उन्हें कुछ काम की चीज़ नहीं मिलती। फिर वे प्लास्टिक की बोतलों के ढेर के पास से निकलते हैं। यहाँ बेन का पैर मुड़ जाता है। आराम करने के लिए जब वे रुकते हैं तो पता चलता है कि उनके पास अब पानी नहीं बचा। यह सुनकर कैसी को गुस्सा आता है और उसकी माँ से झगड़ा करती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना विमान दिखता है, जो कभी समुद्र में डूबा था लेकिन अब सूखी ज़मीन पर पड़ा है। वे उसके अंदर रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। रात को बैठी हुई जूलिया अपने बेटे के जन्मदिन की फ़ोटो देखती है। कैसी उससे पूछती है कि वह अपने पापा से कैसे मिली थी। जूलिया उसे पूरी कहानी सुनाती है। आधी रात को कैसी पेशाब करने के लिए विमान से बाहर निकलती है। वह इधर उधर ध्यान से देखती है, लेकिन तभी पीछे से हत्यारा उसकी तरफ आता है। वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी अचानक जूलिया पीछे से आती है और उस पर चाकू से जोर जोर से वार करके उसे मार डालती है। सुबह होते ही वे विमान छोड़ देते हैं। बाहर वे हत्यारे की लाश देखते हैं, जिसे रात भर में केकड़े बुरी तरह नोच चुके होते हैं। उनका सफ़र जारी रहता है। रास्ते में बेन एक पानी का तालाब देखकर दौड़ पड़ता है
और पीने लगता है, जबकि माँ और बहन उसे रोकने की कोशिश करती है। वे उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि गंदा पानी पीने से वो बीमार पड़ सकते हैं। कुछ ही देर में बेन सचमुच बीमार महसूस करने लगता है। कचरे के ढेर पर पहुंचकर जूलिया और कैसी प्लास्टिक की कुर्सियों से एक झोपड़ी बना लेते हैं ताकि रात काटी जा सके। अंदर जूलिया बेटे को इंजेक्शन लगाती है और फिर सब सो जाते हैं। सुबह जूलिया की एक अजीब आवाज़ से नींद खुलती है। बाहर निकलकर वह देखती है कि कोई खतरा पास आ रहा है। घबराकर वह बच्चों को जगाती है और कहती है, जितने तेज भाग सकते हो भागो। वे भागते भागते एक झुके हुए कार्गो शिप तक पहुंचते हैं। वहां 3 और लोग बचे हुए सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। जूलिया अपने बच्चों के साथ उनकी मदद मांगती है, लेकिन वे खतरा देखकर कंटेनर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। आखिरकार जूलिया और बच्चे कंटेनर की छत पर चढ़ जाते हैं ताकि खुद को बचा सकें, क्योंकि इधर उधर से खूंखार मांसाहारी केकड़े उनका पीछा कर रहे होते हैं। एक केकड़ा जूलिया की टांग पर काट लेता है। उसी दौरान बड़े बड़े केकड़े कंटेनर में घुस जाते हैं। अंदर छिपे लोग पिस्तौल और बंदूक से गोली चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। वे लोगों पर हमला कर देते हैं। ऊपर छत पर बैठी जूलिया अपनी टांग बांधती है, मगर हालत बिगड़ती है और वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो मौसम बदल चुका होता है। अब सिर्फ गर्म और धूल भरी हवा चल रही होती है। बच्चे उसके पास नहीं होते। वह देखती है कि केकड़े भी वहां से जा चुके हैं। जूलिया नीचे उतरती है और एक बंदूक और गोलियों की बेल्ट उठा लेती है। थोड़ी देर बाद उसे कैसी मिल जाती है। फिर एक कंटेनर में बेन भी उनसे मिल जाता है। बेन बंदूक लोड करता है, जबकि जूलिया कारतूस से बारूद निकालकर अपनी घाव को लगाती है ताकि खून रुक जाए। इसके बाद उन्हें एक कंटेनर में पानी की बोतलें मिल जाती है। मरे हुए लोगों के पास से उन्हें एक पिस्तौल और वॉकी टॉकी भी मिलता है। रेडियो से जूलिया नाव को बुलाती है। नाव बताता है कि वह भी केकड़ों से लड़ाई में जख्मी हो गया है। वह बताता है उसके पानी वापस आने का अंदाज़ा गलत था और समुद्र आज ही वापस लौट आएगा, इसलिए अब उन्हें जल्दी करनी होगी। क्योंकि जूलिया के पास अब नक्शा नहीं था, उसे रास्ता बताने के लिए कोई संकेत चाहिए था। नाव आसमान में सिग्नल रॉकेट छोड़ता है। उसकी चमक देखकर परिवार उसी दिशा में निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें टॉयलेट जैसी चीज़ें मिलती है। बेन तो उनमें से एक पर पेशाब भी कर देता है। पहाड़ की चोटी से नीचे देखते हुए वे आखिरकार सबमरीन को देखते हैं। वे नीचे उतरना शुरू करते हैं, लेकिन एक गहरी दरार से गुजरते हुए उन पर चट्टानें गिरने लगती है। जूलिया बच्चों को आगे धकेलकर खुद पीछे रह जाती है। वह बच्चों से कहती है कि वे सबमरीन तक दौड़ें और वह बाद में आ जाएगी। असल में यह झूठ होता है, क्योंकि उसे पता था कि अंदर सबके लिए जगह नहीं होगी। बच्चे उसकी बात मानकर भाग जाते हैं। जब वे सबमरीन तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नाव बुरी तरह घायल है। वह कहता है कि वह वैसे भी अब ज़्यादा नहीं जी पाएगा, इसलिए अपनी जगह जूलिया को देने के लिए तैयार होता है। तभी कैसी अपनी मौन को ढूंढने जाती है। वह देखती है कि जूलिया दरार में फंसी हुई है। चारों तरफ से केकड़े पास आ रहे हैं और वो लगातार गोलियां चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। आखिरी पल में कैसी पहुंचती है, ऊपर चढ़कर माँ को हाथ देती है और उसे बाहर निकाल लेती है। दोनों दौड़ते हुए सबमरीन की ओर भागते हैं। पीछे से केकड़े पीछा करते रहते हैं। बेन ऊपर खड़ा होकर पिस्तौल से उन पर गोली चलाता है। घायल नाव के ऊपर केकड़े हमला कर देते हैं। जूलिया बच्चों के पीछे सबमरीन में चढ़ती है और आखिरी गोलियां चला देती है। फिर सब सबमरीन में उतरते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। खिड़की से वे देखते हैं कि एक विशाल सुनामी आ रही होती है। वे जल्दी जल्दी कुर्सियों पर बैठते हैं और बेल्ट बांध लेते हैं। कुछ ही समय में पानी की भारी मात्रा सबमरीन तक पहुंचती है। सबमरीन जोर जोर से हिलने और घूमने लगती है। पानी के दबाव से नाक से खून निकलता है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और इस तरह जूलिया और उसके बच्चे सबमरीन पर खड़े होकर उस वीरान बर्बाद शहर को देखते हैं। तूफान की ताकत ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। मानवता मुश्किल हालात में है और दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन मुश्किलों और तबाही के बीच यह परिवार जीवित है, संघर्ष, साहस और उम्मीद की एक छोटी सी किरण के साथ। यही है कहानी उनकी जीवन और बचाव की लड़ाई की, जो अंत तक हमें यह याद दिलाती है
कि इंसान की हिम्मत और परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत है।